डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर महारुद्र प्रताप सिंह चौहान, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, आप सबका स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम जिस विषय के बारे में बात करने वाले हैं वह विषय है बीए द्वितीय वर्ष मुख्य एवं गौण का पेपर हिंदी नाट्य, जिसका पेपर कोड है 203। इस पेपर के अंतर्गत हमने अब तक 4 यूनिट पढ़ लिए हैं। आज हम यूनिट 5 की बात करेंगे। यूनिट 5 जिसका नाम है हिंदी के प्रतिनिधि नाटककार और उनके प्रमुख नाटकों का परिचय। यह इकाई 5वीं है। इसकी रूपरेखा कुछ इस प्रकार से रहेंगी। सबसे पहले प्रस्तावना, फिर भारतेंदु युग। भारतेंदु युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र का योगदान और उनके नाटक, उसका हम परिचय प्राप्त करेंगे। फिर प्रसाद युग। प्रसाद युग के प्रतिनिधि नाटककार कौन थे? तो जयशंकर प्रसाद। उनके बाद प्रसादोत्तर युग और सारबिंदु। प्रसाद युग के प्रतिनिधि नाटककार और प्रसादोत्तर युग, उनमें भी कई नाटककार हैं, उनके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इस इकाई को हमने 2 भागों में विभाजित किया है। आज हम इकाई भाग 1 की बात करेंगे, जिसमें हम प्रस्तावना और भारतेंदु युग की बात करेंगे तथा भारतेंदु युग के प्रसिद्ध जो नाटक थे उनके, भारतेंदु हरिश्चंद्र के, उसकी चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे प्रस्तावना के तौर पर। तो हिंदी नाट्य परंपरा का विकास, उसकी हम बात करें तो यूनिट 1 यानी कि इकाई 1 से लेकर 4 तक हमने विस्तार से बात की हुई है कि हिंदी नाटक का उद्भव कहां से हुआ था, किस प्रकार से हुआ था और एक के बाद एक किस प्रकार से क्रमशः उसका विस्तार हुआ। फिर समाज और संस्कृति पर प्रभाव, किसी भी साहित्य का समाज और संस्कृति पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में भी हमने विस्तार से चर्चा की थी। कोई भी साहित्यकार कोई भी साहित्य लिखेगा, उसके साहित्य का समाज पर कोई ना कोई प्रभाव अवश्य ही पड़ेगा, या तो फिर समाज की कोई घटनाओं को लेकर साहित्यकार अपनी कृति लिखता है। तो समाज और साहित्य एक तरह से एक दूसरे के, एक सिक्के के 2 पहलू हम उसको कह सकते हैं, पूरक और पोषक है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। तो भारतेंदु युग, उसका समय क्या था? तो 1850 से लेकर 1885 तक का जन्म उनका रहा था। पूरे युग की अगर हम बात करें तो 1850 से लेकर इसी सन 1900 तक भारतेंदु युग को कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का समय 1850 से 1885 तक का था। भारतेंदु को हिंदी नाटक के जनक के रूप में माना जाता है। उनके नाटकों में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया है। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र, उन्होंने जो नाटक लिखे थे, उनके नाटकों में कौन कौन से विषयों को उठाया गया था, उसकी यहाँ पर बात की गई है कि भारतेंदु के नाटक के मुख्य विषय क्या थे। तो सबसे पहले सामाजिक विषय जो थे, उस समय के समाज, उस समय का समाज में स्त्रियों की स्थिति क्या थी, समाज के निचले वर्ग के लोगों का किस प्रकार से दमन किया जाता था, शोषण किया जाता था, वैसे वैसे अंग्रेजों के द्वारा भारतीय लोगों का जिस प्रकार से शोषण किया जाता था, ये सारे विषय भारतेंदु ने अपने नाटकों में लिखे। साथ ही राजनीति यानी कि अंग्रेज का जो शासन था, अपने शासन काल में किस प्रकार से भारतीय प्रजा का उन्होंने शोषण किया, वैसे विषय को भारतेंदु ने अपने नाटक का प्रमुख या मुख्य विषय बनाया। उसके बाद आता है आर्थिक समस्याओं पर आधारित। अब उस समय आर्थिक समस्याएं, मान लीजिए कि आज के युग में जो आर्थिक समस्याओं हमारे सामने जो आती है, उस समय उसका रूप कुछ अलग था, लेकिन आर्थिक समस्या तब भी थी। भूखमरी, बेरोजगारी, आमदनी ना होना, ये सारी समस्याएं उस समय भी देखने को मिलती थी। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने नाटकों में इन सारे विषयों को समाविष्ट किया है और इनके ऊपर अपनी कलम चलाई थी। तो इस प्रकार से उस युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र एक मुख्य लेखक के रूप में उभर कर हमारे सामने आते हैं। अब उनके नाटकों की बात करें तो उन्होंने बहुत से नाटक लिखे हैं, लेकिन प्रमुख नाटक की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहले आएगा अंधेर नगरी। अब अंधेर नगरी एक प्रसिद्ध सामाजिक राजनीतिक व्यंग्य पर आधारित नाटक है। अंधेर नगरी, इस नाटक को
खेले गए, मतलब जब यह नाटक खेला गया था, अभिनय इसका किया गया था, तो उसका आज से 100 साल, 125 साल से पूर्व यह नाटक लिखा गया था। लेकिन आज के समय में भी यह नाटक उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय लिखा गया था। इसमें तत्कालीन शासकीय व्यवस्था की मूर्खताओं और अन्यायपूर्ण कानूनों पर कटाक्ष किया गया है। अब उस समय की जो शासक व्यवस्था थी और अन्यायपूर्ण जो न्याय प्रणाली थी, ऐसे ऐसे कानून थे, उसकी इसमें कटाक्षता से उसका विरोध किया गया था, कटाक्ष उस पर किया गया था। एक इसकी बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति थी, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, जैसा संवाद इस नाटक को अति लोकप्रिय बनाता है या इसकी लोकप्रियता दर्शाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाटक में ऐसी ऐसी पंक्तियां रखी थी जिसको आज भी कटाक्ष के तौर पर उसका उपयोग किया जा रहा है। किसी व्यक्ति को कुछ सुनाना हो तो टके शेर भाजी टके शेर खाजा, मतलब उस समय एक ऐसा बाजार है जहां हर वस्तु का मूल्य एक समान है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता है, जिस वस्तु का मूल्य अधिक है उसकी कुछ ना कुछ खासियत रहती है, और जिसका मूल्य कम है उसकी खासियत कम रहेगी। तो जिसकी खासियत अधिक हो उसकी कीमत भी उतनी ही हो जितनी दूसरी चीज़ों की है। तो ये बात गलत है। हीरा हो, जोहरी को ही पता होता है कि हीरे की कीमत क्या है। अब हीरे की कीमत और एक सामान्य पत्थर की कीमत, दोनों की कीमत अगर सेम टू सेम हम उसकी मान लें तो ये बात गलत है। तो गुरु शिष्य ऐसे राज्य बजाते हैं जहां पर टके शेर भाजी और टके शेर खाजा सबकी कीमत समान थी। गुरु समझाते हैं कि हमें ऐसे राज्य में नहीं रहना चाहिए, यहाँ से हमें तुरंत चले जाना चाहिए। शिष्य नहीं मानता है, शिष्य वहाँ रुक जाता है, उसको बहुत ही कम कीमत में सब कुछ मिल रहा था तो वहाँ रह गया। गुरु अपने दूसरे शिष्य के साथ वहाँ से चले जाते हैं, और किस प्रकार से वह जो शिष्य वहाँ पर रह गया था वो दुविधा में पड़ जाता है, उसके ऊपर पूरा ये नाटक लिखा गया है, अंधेर नगरी। उसके बाद है भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा नाटक भी एक प्रकार से व्यंग्य नाटक ही माना जाएगा, क्योंकि उस समय भारत की स्थिति क्या थी, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, हर एक पहलुओं पर जिस प्रकार से कटाक्ष किया गया है, और भारत की दुर्दशा जो हमारे समक्ष अभी हम देखते हैं वैसा नहीं था। अंग्रेजों ने जिस प्रकार से समाज का शोषण किया था और जिस प्रकार से आपसी फूट करके हमारे ऊपर वो राज करते थे, उसका पूरा वर्णन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। और हमारी क्या मूर्खता थी जिसके कारण अंग्रेज हमारे ऊपर राज कर गए, ये पूरा वर्णन इसमें इन्होंने किया है। यह नाटक ब्रिटिश शासन के दुष्प्रभाव को उजागर करता है। जैसा मैंने कहा कि ब्रिटिश शासन जो था उसके दुष्प्रभाव को यह उजागर करता है। इसमें भारत को एक पीड़ित राष्ट्र के रूप में दिखाया गया है, और जो आंतरिक फूट और बाहरी शोषण से ग्रस्त है। अब आंतरिक फूट, भारत को अगर कोई गुलाम बना सका है तो यहाँ के किसी व्यक्ति को फोड़ कर उसमें फूट डालकर ही बनाया गया है। आप पहले से ही देख सकते हैं कि कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा निकल ही जाएगा जिसने राष्ट्रद्रोह किया हो, और राष्ट्रद्रोह करने के कारण बाहर के व्यक्ति आकर यहाँ पर शासन कर गए थे। तो इसमें, इस नाटक में, भारत दुर्दशा नाटक में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने आपसी फुट की भी बात की है, और साथ ही बाहर से आए हुए लोग किस प्रकार से शोषण करते थे, अपनी न्यायिक प्रणाली में, शासन में, कानून में किस प्रकार से भेदभाव करते थे, यहाँ के साधारण आम भोली जनता का किस प्रकार से शोषण किया जाता था, उसका यहाँ पर इसमें भारतेंदु ने वर्णन किया है। उसके बाद है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती। यह नाटक धार्मिक पाखंड और अंधविश्वास पर करारा प्रहार करता है। अब धार्मिक पाखंड और अंधविश्वास आज के 21वीं सदी में भी, 2025 चल रहा है, आज के समय में भी अंधविश्वास कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल जाता है। न्यूज़ चैनल, समाचार पत्र आदि में हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घटनाएं देखते हैं जिसमें अंधविश्वास से ग्रस्त किसी व्यक्ति ने बहुत ही बड़ा कोई गुनाह कर दिया हो, अपने ही परिवार को मार दिया हो, अपने बेटे को मार देना, नर बलि चढ़ाना, बेटे को मार देना। तो ऐसी ऐसी कुप्रथाएं, अंधविश्वास आज के समय में भी देखने को मिल रही है। तो सोचिए कि उस समय कैसे रही होगी। आज का युग इतना विकसित युग है, तो जब गुलाम थे, इतने पढ़े लिखे लोग नहीं थे, तो उस समय अंधविश्वास और पाखंड अपने चरम पर था। तो इसका पूरा वर्णन भारतेंदु ने अपने इस नाटक वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती में किया है। इसमें वैदिक रीति रिवाजों के नाम पर की जाने वाली हिंसा का विरोध किया गया है। अब वैदिक की रीति रिवाज, मान लीजिए कि कुछ वेद में लिखा नहीं गया है,
लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति आएगा और कह देगा कि वेदों में ऐसा लिखा गया है तो आपको यह करना पड़ेगा। अब साधारण जनता ने तो कभी वेद पढ़े ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि वेद में क्या लिखा गया है। कोई व्यक्ति आएगा और यूं ही ऐसे ऐसा बोलकर उनको मूर्ख बनाएगा। भारतीय समाज का यही है कि उन्होंने सब पढ़ा हुआ नहीं है, उनको इतना ज्ञान ही नहीं था। कोई भी व्यक्ति आएगा कुछ कहेगा उसको वो लोग सच मान लेते थे। इससे आगे बढ़कर अगर किसी ने सच में वेद पढ़े होते तो जानते कि हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा कितनी महान थी। आज भी हमारे वेदों के ऊपर, हमारी परंपरा के ऊपर कलंक लगाया जाता है तो उसका कारण यही है कि हमें उसका ज्ञान नहीं है, संस्कृत पढ़ना नहीं आता है। जहां पर हमें उसको बचाव करना हो, बचाव करने के लिए उसमें क्या लिखा है उसका जानना, उसको समझना जरूरी है, जो हम समझ नहीं पाते हैं। तो जो व्यक्ति उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है उसको सामने कहने के लिए हमारे पास कुछ उत्तर ही नहीं है, क्योंकि हमें खुद पता ही नहीं कि वेद में लिखा क्या गया है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें खुद को अध्ययन करना पड़ेगा, तो हम किसी को वहां पर गलत साबित कर सकते हैं। चौथा नाटक है नीलदेवी। यह एक ऐतिहासिक नाटक है जिसमें प्रेम, वीरता और बलिदान की भावना दर्शाई गई है। देखिए, भारतेंदु युग के नाटककार और उसमें भी भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों में किस प्रकार से विविधता दिखती है। उन्होंने जितने नाटक लिखे सबके विषय आप अगर देखेंगे तो सभी विषय में नवीनता आपको दिखेगी। कहीं पर राष्ट्रवाद है, कहीं समाज की बात की गई है, कहीं कुप्रथाओं की बात की गई है, तो नीलदेवी जी जैसे नाटकों में वीरता की और बलिदान की बात की गई है। फिर है प्रेम जोगिनी। इसमें प्रेम की उच्च भावना और समाज में फैले आडंबरों पर व्यंग्य किया गया है। देखिए, आडंबर भले ही आ गए हो लेकिन इसमें प्रेम की बात की गई है। प्रेम, वीरता, सारी बात उनके नाटकों में हमें सारे विषय देखने को मिलते हैं। और दूसरा प्रमुख अंतिम नाटक है सती प्रथा। यह नाटक सती प्रथा की पृष्ठभूमि पर आधारित है और इसमें स्त्री सशक्तिकरण की झलक मिलती है। अब सती प्रथा, बहुत से लोगों ने इसका विरोध किया। राजा राम मोहन राय से लेकर सब बोलते कि सती प्रथा जो है भारतीय परंपरा में कुप्रथा मानी गई थी। अब उसकी शुरुआत कहाँ से हुई हो, किस प्रकार से हुई हो, वो एक अलग विषय है, लेकिन बाद में इसका दुष्प्रभाव देखने को मिला तो वे एक कुप्रथा बन गई थी। प्रथा और कुप्रथा, इस दोनों में बहुत ही छोटा सा अंतर है। कोई भी प्रथा जब शुरू होती है तो उसके पीछे कोई कारण होता है, लेकिन उस कारण को ना समझकर फिर उस प्रथा को एक रूढ़ि के रूप में उसको अनुकरण करना, समझे बिना ही उसका अनुकरण करना, वह है कुप्रथा। कोई भी वस्तु आप कर रहे हो उसका यदि आपको कारण पता नहीं है और उसको लगातार आप कर रहे हो, आपके बाद के लोग वही करते रहेंगे, तो 100 साल 200 साल के बाद कोई व्यक्ति प्रश्न उठाएगा कि आप ये क्यों कर रहे हो, तो आपके पास उत्तर ही नहीं होगा। अगर उत्तर नहीं है तो वहां पर वो व्यक्ति आपको गलत साबित कर सकता है। इससे अच्छा यह है कि आप जो भी कर रहे हो उसका कारण आपको पता होना चाहिए। बहुत सी ऐसी रूढ़ियां है जो अच्छी भी है। रंगोली वगैरह करते थे तो घर में कोई ऐसे जीव जंतु ना आ जाए उस प्रकार से उसका यूज किया जाता था। आज रेडीमेड कलर आते हैं तो रेडीमेड कलर से रंगोली करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इस प्रकार की जो परंपराएं थी वो क्यों करी जाती थी, उसको हमें जानना और समझना चाहिए। फिर है भारतेंदु के ये 6 नाटक हमने अच्छे से देख लिए हैं। ये उनके प्रमुख नाटक हैं और ऐसे भी कह सकते हैं कि उनके प्रतिनिधि नाटक ये माने जाएंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक राष्ट्रीयता, समाज सुधार, व्यंग्य और ऐतिहासिक विषयों पर केंद्रित थे। उन्होंने हिंदी रंगमंच को एक नई दिशा दी और समाज में जागरूकता लाने का कार्य किया। हमने 6 के 6 नाटक के बारे में जाना तो आपने एक बात देखी कि सभी नाटक के विषय भले ही अलग हो लेकिन सबके मूल में एक बात थी, समाज सुधारना। कोई भी साहित्यकार समाज सुधारना के लिए काम करता है, साहित्य लिखता है, लेकिन उसमें भी भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो साहित्य है वो विशेष उल्लेखनीय है, क्योंकि उन्होंने जो भी साहित्य लिखा है सब में समाज को केंद्र में रखकर और उसकी कुरीतियों को दूर करने के लिए, समाज में नई संवेदना देने के लिए, जो गलत हो रहा है उसके प्रति आवाज उठाने के लिए सभी लोगों को एकत्रित किया और भारतेंदु मंडल की स्थापना की। उनके मंडल में बहुत ही बड़े बड़े विद्वान भी जुड़े थे, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, वो सब लोगों को मिलाकर भारतेंदु मंडल तैयार किया गया था। और उस समय का अगर हम साहित्य देखें तो बहुत ही अच्छा, और हिंदी साहित्य में भी गद्य काल
उसकी शुरुआत भारतेंदु युग से हुई थी। तो गद्य की अधिकतम जो रचनाएं हैं, जो हम देखते हैं, तो गद्य की रचनाएं 1850 के बाद ही हिंदी साहित्य में दिखती हैं। उससे पहले साहित्य तो था, लेकिन पद्य में था। गद्य में उतनी मात्रा में साहित्य हमें देखने को नहीं मिलता है। तो गद्य काल, आधुनिक काल का दूसरा नाम है गद्य काल। तो गद्य काल के जनक के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। तो इस प्रकार भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात हमने इस इकाई के अंतर्गत की है। भाग 1 में हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात की है। भाग 2 में हम जयशंकर प्रसाद और प्रसादोत्तर युग में जो जो नाटककार हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे, और उनके नाटकों की क्या विशेषता थी और उनके द्वारा साहित्य किस प्रकार से समृद्ध हुआ, उसकी हम विस्तार से बात करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, इस इकाई का पहला भाग यहाँ पर पूर्ण हुआ। मिलेंगे हम दूसरे भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वाध्यायः परमं तप